So welcome you all in this class. Today we will discuss about intelligence under course number AXT 5111. इंटेलिजेंस या फिर हिंदी में इसको हम लोग बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। और ये जो बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस शब्द का जो उपयोग है वो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्सर करते रहते हैं। ठीक कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम तेज बुद्धि का, और कार्य बिगाड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम मंद बुद्धि का कहते हैं। अगर हम किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उनकी बुद्धिमत्ता में भी अंतर पाया जाता है, उनके भी इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है ना। जब प्रसार कार्यकर्ता कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम करता है और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को कितनी जानकारियां प्राप्त हुई या कितना वो सीख पाए, ये जानने के लिए जब वो कुछ परीक्षण करने की कोशिश करता है तो कुछ किसान उसमें ज्यादा अंक प्राप्त कर रहे होते हैं तो कुछ किसान उसमें कम अंक प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार का जो डिफरेंसेस है इन नंबर्स, तो ये नंबर में डिफरेंस जो है उनकी जो बुद्धिमत्ता या फिर इंटेलिजेंस में जो अंतर होता है उसकी वजह से ही होता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग ये जो इंटेलिजेंस है उसका मीनिंग क्या है उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट employed to know how individuals differ from one another. इंटेलिजेंस या फिर जो बुद्धिमत्ता है यह जानने की महत्वपूर्ण कुंजी है कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे भिन्न है, उनमें भिन्नताएं क्यों हैं, कैसे पाई जा रही है। ठीक है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर according to the environment in which they live. Intelligence is the ability of an individual to cope with his environment. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, इस बात की भी समझ प्रदान करता है कि लोग अपने व्यवहार को उस वातावरण के अनुसार कैसे अनुकूलित करते हैं, हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट जिसमें वे रहते हैं। बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति का अपने वातावरण से सामंजस्य बिठाने की क्षमता भी है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब होता है अमूर्त चीजें। ठीक है ना। तो अमूर्त चीजें या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग का मतलब क्या हुआ? एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव डायरेक्टली यूजिंग एनी ऑफ योर सेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजें जिसको आप अपने सेंस का उपयोग करते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस पाए जाते हैं, इन 5 सेंसेस का उपयोग करते हुए उसे आप डायरेक्टली अनुभव नहीं कर सकते। मतलब ये एक प्रकार की आपकी एक फीलिंग है। आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के अंतर्गत आती है। मतलब शब्दों का उपयोग करते हुए या जो मैथमेटिकल सिंबल्स या साइंस वगैरह का उपयोग करते हुए आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये जो एबिलिटी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कहलाती है। ठीक है ना। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग इज एन आइडिया और ए कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट या क्या आइडिया है, ठीक है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के अंतर्गत आता है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन फिजिकली रीच आउट एंड टच और स्मेल और हियर और टेस्ट और सी। मतलब जो 5 सेंसेस की अपन बात कर रहे हैं, इन 5 सेंसेस का उपयोग करते हुए डायरेक्टली वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। तो ना ही आप टच कर सकते हो, ना ही स्मेल कर सकते हो। मतलब ये इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपकी इंटरनल फीलिंग होती है, के अंदर की भावनाएं होती है। ठीक है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंक है। इट इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट विथ न्यू एनवायरमेंट। या किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी, क्षमता होती है कि नए वातावरण के साथ वो अपने आप को कैसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, नए वातावरण में अपने आप को कैसे वो एडेप्ट कर लेता है। ये एबिलिटी भी इंटेलिजेंस कहलाती है। इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है ना। मतलब समस्याओं के
रण की जो क्षमता होती है, समस्याओं के समाधान की जो एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है, वो उसकी इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है। इंटेलिजेंस characterizes the whole behavior of an individual and is some of his abilities which are quantitatively differentiable। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या करता है तथा यह उनकी क्षमताओं का योग है जो मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। मतलब एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस दूसरे व्यक्ति की इंटेलिजेंस से डिफरेंट होती है और इसको हम मात्रात्मक रूप में इसको हम नाप भी सकते हैं। इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो बुद्धिमत्ता है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण की देन होती है। ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से होती है कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिस वंश में पैदा हुआ है, अगर उस वंश में ज्यादा बुद्धि वाले लोग रहे हों तो जनरली उस वंश या उस परिवार में पैदा होने वाला जो बच्चा होता है उसकी भी बुद्धिमत्ता सामान्य तौर पर ज्यादा होती है। अगर हम बुद्धिमान लोगों के बीच पल बढ़ रहे हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता भी एज कंपेयर टू ऐसे जगह में हम रहें जहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोग रह रहे हैं, तो जहाँ पे बुद्धिमानों के बीच में अगर हम हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता जो है वो भी अधिक होगी। दस intelligence must be understood as the mental capacity or mental energy available with an individual at a particular time in a particular situation। तो इस प्रकार से इतने जो पॉइंट्स हमने ऊपर में देखा, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता जो है वो किसी व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति में मानसिक क्षमता या मानसिक ऊर्जा के रूप में समझा जाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से इंटेलिजेंस या जो बुद्धिमत्ता है उसको हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन की। तो हम बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं वेस्लर के आधार पर। वेस्लर ने बुद्धिमत्ता को डिफाइन किया था कि इंटेलिजेंस is the global or aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with her oblique his environment। ठीक है। तो ये वेस्लर, अकॉर्डिंग टू डेविड वेस्लर के अनुसार ये डेफिनेशन है। तो इसको हिंदी में हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण, यथा योग्य सोच तथा उसका वातावरण के साथ प्रभावी सामंजस्य बिठाने की समग्र क्षमता है। तो वेस्लर के हिसाब से इस प्रकार से हम बुद्धिमत्ता को परिभाषित कर सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशंस। ये वैगनर ने डिफाइन किया था इस प्रकार से। तो हिंदी में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अपेक्षाकृत नई व परिवर्तित दशाओं या स्थितियों के साथ समायोजन एवं सीखने की क्षमता को बुद्धिमत्ता कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू shape and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture। स्टनबर्ग ने ये डेफिनेशन दिया था। तो इसको हम हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपने समाज और संस्कृति के अनुरूप अनुकूलित होने एवं निश्चित आकार देने तथा उपयुक्त वातावरण के चयन करने की क्षमता है। स्टनबर्ग के हिसाब से इस प्रकार से हम बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस को परिभाषित कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू डू समथिंग यूजफुल इन द सोसाइटी इन विच वी लिव। Intelligence is the ability to respond successfully to new situation and the capacity to learn from one's past experiences। तो ये डेफिनेशन दिया था गार्डनर ने। तो हिंदी में हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए कुछ उपयोगी कार्य करने की क्षमता
बुद्धिमत्ता कहलाता है। बुद्धिमत्ता नई परिस्थितियों में सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया देने तथा किसी व्यक्ति का अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की क्षमता भी है। तो गार्डनर के हिसाब से इस प्रकार से बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू Woolfolk, intelligence is the ability or abilities to acquire and use knowledge for solving problems and adapting to the world. बुद्धिमत्ता समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञान प्राप्त करने और उसके उपयोग तथा वातावरण या दुनिया में अनुकूलित करने की क्षमता या क्षमताओं का संग्रह है। वुलफॉक के हिसाब से इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा अलग अलग डेफिनेशन इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता का दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंटेलिजेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो गार्डनर ने ये 8 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए थे। 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, या फिर बुद्धिमत्ता के आधार पर लोगों को हम इन तरीकों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं लिंग्विस्टिक या भाषाई या भाषागत जो बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं की जानकारी एवं उसके उपयोग से संबंधित क्षमताएं। मतलब जो लोग ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और उन भाषाओं का उपयोग वो सही तरीके से कर पाते हैं, तो उनको हम ज्यादा इंटेलिजेंट बोलेंगे एज कंपेयर टू जिनको कम भाषाओं का ज्ञान है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो लॉजिकल मैथमेटिकल को इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिन लोगों के पास साइंटिफिक थिंकिंग वैज्ञानिक सोच है या अनुसंधान वगैरह करने की क्षमताएं जो रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिनमें एबिलिटीज है, समस्याओं के समाधान करने की जिनमें क्षमताएं ज्यादा पाई जाती है, वो ज्यादा इंटेलिजेंस, उनमें इंटेलिजेंस ज्यादा हो गया, ज्यादा इंटेलिजेंट वो कहे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या हुआ? स्पेस रिलेटेड ना, स्थानिक, स्थान से संबंधित बुद्धिमत्ता जो है। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, जिन लोगों में विजुअल इमेजेस, चित्रकारी करने की कलाएं होती है, चित्रों के माध्यम से कुछ चीजों को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटीज होती है, ठीक है ना, तो जिनमें एबिलिटीज होगी वो ज्यादा इंटेलिजेंट कहे जाएंगे, या उस टाइप की एबिलिटीज रखने वाले लोग स्पेशल इंटेलिजेंट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है म्यूजिकल। म्यूजिकल मतलब क्या हो गया? संगीती, संगीत से संबंधित है। सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, संगीत की लय और पैटर्न के प्रति जिनमें संवेदनशीलता पाई जाती है या जिनमें दक्षता पाई जाती है, विभिन्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले करने की जो एबिलिटीज है, वो दूसरों की तुलना में इंटेलिजेंट कहे जाएंगे। इस टाइप की एबिलिटी रखने वालों को हम लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रखते हैं। बॉडली कैनेस्थेटिक मतलब शारीरिक गतिशीलता, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को मूव करने के आधार पर या फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर जो क्रिएटिविटी करते हैं लोग, ठीक है ना, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो जिम्नास्टिक वगैरह करने वाले लोग अपने बॉडीज के मूवमेंट या फिर इतनी फ्लेक्सिबल होती है, उस फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे क्रिएटिविटीज करते हैं। तो इस टाइप की जो इंटेलिजेंस है वो बॉडली कैनेस्थेटिक या शारीरिक गतिशीलता वाली इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब कि नेचर से रिलेटेड है, प्राकृतिक, और प्राकृतिक चीजों की संवेदनशीलता जिनमें ज्यादा पाई जाती है, प्राकृतिक विशेषताओं की समझ जिनमें ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो जो समझ रखने वाले जो लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाएगी। फिर है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब पारस्परिक। इंटरपर्सनल पारस्परिक का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति समझ, दूसरे के व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं के प्रति संवेदनशीलता या उसको समझने की क्षमता जिन व्यक्तियों में है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। फिर इंट्रापर्सनल, अंतरवैयक्तिक, आंतरिक या अपने अंदर, ठीक है ना, इंट्रापर्सनल।
तो अपनी खुद की भावनाओं, उद्देश्यों तथा इच्छाओं के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। ठीक है ना, हम खुद की भावनाओं को जो सही तरीके से समझ पा रहे हैं, या जागरूकता है उसमें अपने खुद की फीलिंग्स और इच्छाओं के प्रति। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी में आएंगे। तो गार्डनर के आधार पर ये 8 तरीके का जो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है ना, वो दिया गया था। अब एज ए होल अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, मोटे तौर पर हम या साइकोलॉजिस्ट्स ऑफन डिस्टिंग्विश 3 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर हम सोचें तो जितनी भी प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है उसको ये 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा है मैकेनिकल इंटेलिजेंस और तीसरा है सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त बुद्धि भी बोलते हैं। तो इसके पहले हम लोग अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की बात कर रहे थे। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब क्या होगा कि जिसको डायरेक्टली हम परसीव नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, कोई भी सेंस का उपयोग करते हुए जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ना ही सुन सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी सेंस का उपयोग करते हुए डायरेक्टली जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, फिजिकली जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, तो ऐसी चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कहलाती है। और इस प्रकार की एबिलिटी रखने वाले जो लोग होते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विथ वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि वर्बल शाब्दिक जो ज्ञान है और मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, इसके उपयोग सही तरीके से करना और उसको सही तरीके से समझना। ठीक है ना, और इन्हीं शब्दों और मैथमेटिकल सिंबल्स साइंस के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहलाता है। तो इस प्रकार के इंटेलिजेंस का अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो सही उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन, ठीक है ना, तो एक ही कक्षा में जो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको वही चीज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, वही वर्बल माध्यम से या रिटर्न माध्यम से वही ज्ञान दिया जा रहा है, मैथमेटिकल सिंबल्स वही सारी चीजें उनको बताई जा रही है। लेकिन जब एग्जाम होता है तो एक जो स्टूडेंट है उसकी एक्सप्रेस करने की एबिलिटी जो है ज्यादा होती है, या फिर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को सही तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाता है, उसको लिख पाता है, उसके आधार पर उसको अंक भी ज्यादा मिलता है। ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट बोलते हैं। इस प्रकार की जो उसकी इंटेलिजेंसी है वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, इसमें फार्मर का भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ ए फार्मर नोज अबाउट आयरन डिफिशियंसी इन शुगर केन, अगर किसान शुगर केन में आयरन डिफिशियंसी के क्या सिम्टम्स हैं उसको जानता है और उसी को कोरिलेट करता है वो, इफ सेम मिनरल डिफिशियंसी ऑकर्स इन अदर क्रॉप, दूसरे फसल में भी अगर उसी प्रकार की डिफिशियंसी पाई जा रही है, वो कोरिलेट कर लेगा कि शुगर केन में ये आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स इस प्रकार से हैं तो दूसरे क्रॉप में भी उसी प्रकार के सिम्टम्स आने चाहिए। ठीक है ना, तो उसकी इंटरनल एबिलिटीज है, ठीक है ना, उसके माध्यम से उसने ये चीज किया। तो इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस है वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहलाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस, और इस मैकेनिकल इंटेलिजेंस को कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, या हिंदी में जब बोले इसको हम तो यांत्रिक बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि क्या है, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मोर कंसर्न विद द स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल। तो जब भी हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्किल, क्षमता, यह लोगों के क्षमताओं पर आधारित है कि वे कितने आसानी से किसी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। प्रैक्टिकली किसी चीज को कर पाने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति में ज्यादा है, ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो इंटेलिजेंस है वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहलाएगा। इसके उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि जब हम खेती किसानी की बात करते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारे यंत्रों का भी हम लोग उपयोग करते हैं। चाहे वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर्स का उपयोग करते हो जिसमें बहुत सारे नोजल्स वगैरह लगाए जाते हैं, या फिर और दूसरे लैंड प्रिपरेशन करने वाले यंत्र हैं, या सोइंग वाले जैसे सीड ड्रिल्स वगैरह का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के यंत्रों के उपयोग की समझ जिसमें ज्यादा है
उनकी जो इंटेलिजेंस है वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फार्मर्स हु इज हैविंग मैकेनिकल स्किल टू परफॉर्म स्प्रेइंग ऑपरेशन does fast and effectively then those with less mechanical स्किल, मतलब जिनमें मैकेनिकल स्किल ज्यादा है वो इस प्रकार के यंत्रों, जैसे स्प्रेयर की हमने बात किया, स्प्रेयर का सही तरीके से उपयोग या बहुत तेजी से वो उपयोग उसका कर पाएगा एज कम्पेयर टू ऐसे फार्मर्स जिनमें मैकेनिकल स्किल या मैकेनिकल इंटेलिजेंस कम है। ठीक है ना। तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको मशीन्स के ऑपरेशन करने का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, तो वो नॉलेज या वो इंटेलिजेंस क्या कहलाएगा, मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहलाएगा, मतलब उनकी मैकेनिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस या फिर सामाजिक बुद्धि। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विथ पर्संस, टू अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट possesses this इंटेलिजेंस। ठीक है ना। तो इस प्रकार की इंटेलिजेंस कैसी होती है, जब व्यक्तियों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता, मतलब जिन लोगों में दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमताएं ज्यादा है, उनकी सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा। जैसे पॉलिटिशियंस, मतलब एक तरीके से ये कम्युनिकेशन स्किल्स ही है, लोगों से आप बातें करते हैं, बातें करने के बाद उनसे आप कितना इंटीमेट रिलेशंस अपने डेवलप कर पाते हैं, इस प्रकार की एबिलिटी अगर किसी व्यक्ति में है तो उसकी सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के इंटेलिजेंस किनमें हम लोग जनरली देखते हैं, सेल्स पर्सन, अपने समाजों को, अपने सामानों को अगर उसको बेचना है, सेल्स पर्सन जो बेचने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, तो लोगों को इस प्रकार से कन्विंस करते हैं कि लोग उनके बातों में आ जाते हैं और जो भी वो सामान बेचना चाह रहा है उसको खरीद लेते हैं, मतलब लोगों के साथ वो रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट, ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ये इस प्रकार की इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि। फिर हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब जो भी लोग हैं, या हम किसानों की बात करें तो सब में कुछ ना कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो ये अंतर उनके शिक्षा के आधार पर या जिस प्रकार की उनकी परवरिश हुई है, इस आधार पर उनमें फिजिकल, शारीरिक तौर पर या फिर मेंटल, बुद्धि के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो उस प्रकार के अंतर उनमें पाए जाते हैं। तो इन अंतरों की वजह से उनकी इंटेलिजेंस भी कम या ज्यादा होती है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये पहला कारक जो है जो बुद्धिमत्ता को प्रभावित करता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दूसरा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हेरिडिटी एनवायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ कि अनुवांशिकता एवं वातावरण। तो अनुवांशिकता के बारे में पहले भी हम लोग कभी चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति जिस कुल में पैदा होता है, जिस वंश में पैदा होता है, ठीक है ना, अगर उस परिवार के लोग अच्छे डॉक्टर्स वगैरह हो, अच्छे इंजीनियर्स हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, तो उस परिवार में पैदा होने वाला जो बच्चा है, ठीक है ना, माना जाता है कि एज कंपेयर टू ऐसी फैमिली जो लेबर वर्क करने वाली फैमिली है, जहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन दोनों के बच्चों के बीच में कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो जो पढ़े लिखे परिवार में पैदा होने वाला बच्चा है उसकी इंटेलिजेंसी एज कम्पेयर टू लेबर फैमिली में अगर पैदा हो रहा है उसकी तुलना में ज्यादा जनरली माना जाता है। ऐसा नहीं कि हर समय ऐसा होता है, लेकिन इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, मतलब कि ज्यादा स्थितियों में इस प्रकार की चीजें देखी जाती है। और इन्वायरमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि अगर हमारे आसपास पड़ोस में रहने वाले लोग हाईली एजुकेटेड है, ठीक है ना, तो हाईली एजुकेटेड है और बचपन से ही हम उन लोगों को देख रहे हैं, तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी उस स्थिति तक पहुंचे। उस स्थिति तक पहुंचने की जद्दोजहद हमारी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार से हमारी इंटेलिजेंसी जो है बढ़ती जाती है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो ऐसे वातावरण में पल बढ़ रहा हो जहाँ
कि लोग जो हैं चोरी डकैती या इस प्रकार से गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो वहाँ के लोगों की या वहाँ के बच्चों की इंटेलिजेंस आप देखेंगे एज कम्पेयर टू ऐसी जगहों में जहाँ आपके इर्द गिर्द में अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तो वहाँ के बच्चों की इंटेलिजेंसी जो है या बुद्धिमत्ता जो है वो ज्यादा होगी। चेंजेस इन एज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा इंटेलिजेंसी बढ़ती जाती है, हमारी बुद्धिमत्ता जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि बहुत सारे चीजों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस पे। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है ना, और फिजिकल डेवलपमेंट भी, उसका शारीरिक विकास जो है वो भी प्रॉपरली हो रहा है, तो उसकी इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो हमेशा बीमार टाइप का रहता है, या जिसका जो फिजिकल या शारीरिक विकास जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। फिर है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का भी बुद्धिमत्ता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, हमारी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों के बीच हमारी पूछ परख अच्छी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, हमारे पास पैसे भी फरात हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इंटेलिजेंसी भी ज्यादा होती है इन जनरल अगर हम चर्चा करें। सेक्स एंड इंटेलिजेंस, लिंग और बुद्धिमत्ता, तो ये शुरू से ही लोगों की मान्यता रही है या ऐसा देखा भी जाता रहा है कि पुरुष और स्त्रियों में अगर हम अंतर करें तो पुरुषों को ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो ये एंशियंट टाइम से बहुत लंबे समय से ये चलता आ रहा है, और ये बहुत सारे स्थितियों में ऐसा देखा भी जाता है। रेशियल डिफरेंसेस, नस्लीय भिन्नताएं, ठीक है ना, कुछ नस्ल ऐसी है जिसको माना जाता है कि उस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने वाले लोग जो है वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ठीक है ना। हम अपने कंट्री की बात करें तो भी हमारे कंट्री में कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जिस कम्युनिटी के लोग शुरू से ही मान लो बिजनेस करते रहे हैं, तो उनका पूरा परिवार बिजनेस करता रहेगा, और वो इस मामले में उनकी इंटेलिजेंस जो है ज्यादा रहती है, मतलब उस पर्टिकुलर जाति में पैदा हो गया तो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा होगी, और ऐसा जनरली देखा भी जाता है, ठीक है ना। कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ठीक है ना, तो सांस्कृतिक भिन्नताओं की वजह से भी लोगों की इंटेलिजेंस जो है उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। कई संस्कृति हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्सिबल होता है, नई नई चीजें आप सीख सकते हैं, ये अलाउड होता है, लेकिन कई संस्कृति में आप देखेंगे तो रिजिड होता है कि जो संस्कृति पुराने समय से चली आ रही है उसी को आपको मानना होगा। तो जहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वहाँ के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि ज्यादा उनको सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आईक्यू। आईक्यू जो वर्ड है, टर्म है, इसको आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन आईक्यू क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आईक्यू जो है वो किसने दिया था? इन 1912, 1912 में विलियम स्टर्न, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये आईक्यू शब्द या आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। इंटेलिजेंस क्वोशेंट का कॉन्सेप्ट जो है विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। ये क्या थे? जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। IQ is the ratio between the individual's mental age and his chronological age. In order to avoid fractions, the ratio is multiplied by 100. तो IQ निकालने का यहाँ पर आप लोग फार्मूला देख रहे हैं, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी हमको फिगर मिलेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद जो प्राप्त होगा हमको संख्या, वो आईक्यू कहलाएगा। तो मेंटल एज क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें मेंटल एज का मतलब क्या हो गया? इट इज अ मेजर ऑफ ए पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हर एज ग्रुप। तो अपने एज ग्रुप से अगर कोई व्यक्ति या किसी भी इंडिविजुअल में कोई चीज को करने की ज्यादा एबिलिटी है, जनरली माना जाता है कि इस एज ग्रुप के व्यक्ति
के द्वारा ये चीज किया जा सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल का है या 10 साल का है, तो 5 साल का व्यक्ति से एक्सपेक्टेड होता है कि ये चीजें वो कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन वही व्यक्ति अगर 10 साल के लिए जो एक्सपेक्टेड है उस चीज को करने लगे, 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे के बराबर काम करने लगे, ठीक है ना, तो उसका मेंटल एज क्या हो जाएगा? उसका मेंटल एज हो जाएगा 10, ठीक है ना। लेकिन उसका क्रोनोलॉजिकल या एक्चुअल एज क्या है? एक्चुअल एज उसका है 5। 5 साल का वो बच्चा है, वो उसका एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन उसमें एबिलिटी कितनी पाई जा रही है? वो 8 या 10 साल का बच्चा जिसको करना चाहिए वो काम या उस प्रकार की बुद्धिमत्ता अगर वो रखता है, उसका मेंटल एज क्या हो जाएगा? 8 या 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम उसका आईक्यू निकालेंगे तो उसका मेंटल एज मान लो 10 है, तो 10 यहाँ पे आ गया। क्रोनोलॉजिकल एज उसका कितना है? 5 है, तो 5 यहाँ पे आ गया। डिवाइड किए 2 आया, इंटू 100 किए तो 200, ठीक है ना। तो ये 200 आईक्यू, लेकिन इतना आईक्यू किसी का हो ही नहीं सकता है ना, किसी का आईक्यू आज तक इतना पाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करें कि अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा ना, E = mc²। पूरा वर्ल्ड की सारी एक्टिविटीज जिस पर आधारित है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की आईक्यू कितनी थी? उनकी आईक्यू 160 से भी अधिक थी, मोर देन 160। 160 से 180 के बीच की आईक्यू का लेवल था, ठीक है ना। और एक जनरल लोग जिसमें हम सभी लोग आते हैं, मेजोरिटी जो आती है, उनकी आईक्यू का जो लेवल लगभग 85 से 110 115 तक पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आईक्यू निकाल सकते हैं। और इसी आईक्यू के आधार पर यहाँ पर आप लोग एक टेबल देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है रेंज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का। इसके आधार पर जो या इस रेंज में जो लोग आते हैं, तो कितने परसेंट लोग आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका टेबल है, शोध के आधार पर जर्मन नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिनका आईक्यू 70 से कम है, और ऐसे लोग पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 1% के आसपास होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लोगों को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, डेफिनेट फीबल माइंडेड अल्प बुद्धि वाले लोग ये कहलाते हैं, ठीक है ना। जिनकी आईक्यू 70 से 79 है, 70 to 79 है, ऐसे 6% लोगों की होती है बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, ठीक है ना। तो बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी कैटेगरी के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जिनकी आईक्यू जो है वो 80 से 89 है, 80 to 89 है। तो ऐसे 13% लोगों की होती है। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? डलनेस। डलनेस मतलब भोंदू टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है 90 से 109, मतलब ये 60% लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एवरेज और नॉर्मल इंटेलिजेंस इनकी कही जाती है, सामान्य बुद्धि वाले या औसत। तो मेजोरिटी जो है अ, या मेजोरिटी या सबसे ज्यादा लोगों की जो आईक्यू है वो किससे किसके बीच में होती है? 90 से 109 के बीच में होती है, ठीक है ना। 110 से 119 आपका जो आईक्यू है 13% लोगों की होती है। सुपीरियर इंटेलिजेंट इस टाइप के लोग कहे जाते हैं, ठीक है ना। 120 से 140 जिनकी है, ठीक है, तो 120 से 140 6.75% लोगों की होती है, और ये वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंट कहलाते हैं। और 140 से अधिक वाले जो है वो जीनियस कहे जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं, 0.25%। ये जीनियस कैटेगरी में जो अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे, वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो कृषि प्रसार में बुद्धिमत्ता का क्या विशेष महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ये जो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं। इसमें से एग्रीकल्चर प्रसार जो है वो भी एक है। all type of individuals irrespective of their mental strength can be utilized in some or other aspect, ठीक है ना। तो लोगों की जो बुद्धिमत्ता में अंतर पाया जाता है, उस अंतर के आधार पर
उनका उपयोग भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक्सटेंशन एजेंट कैन नो द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फार्मर possesses एंड कैन बी यूज अकॉर्डिंगली, मतलब कि व्यक्ति में जो इंटेलिजेंस पाई जा रही है उस इंटेलिजेंस के आधार पर उन किसानों का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फार्मर्स विद हायर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड बाय ऑफरिंग ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज, मतलब ऐसे किसान जिनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, उनको ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स या जो कुछ डिफिकल्ट टाइप के टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में समझाने के लिए हम उनको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं, इफ अ फार्मर इज फाउंड टू हैव गुड टीचिंग एबिलिटी, ठीक है ना, दे कैन बी यूज्ड इन जनरल एक्सटेंशन मीटिंग्स टू एजुकेट अदर फार्मर्स। तो ऐसे किसान जिनमें या जिनकी इंटेलिजेंसी ज्यादा है, ठीक है ना, ऐसे किसानों